नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे आपसे और आप बनाएंगे, हम सीखेंगे आज आपसे, आप खुद बनाएंगे। तो आज मैं आपसे सीखने जा रहा हूँ नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्यों जरूरत है नेटवर्थ सर्टिफिकेट की, इसकी चर्चा कर लेते हैं। नेटवर्थ सर्टिफिकेट अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो एक मेरी क्या औकात है ना, इसको बोलते हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट। सीधा क्वेश्चन आप ये समझो, इसका जो मीनिंग है ना, सीधा साधा मीनिंग यही है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या वर्थ है हमारी। इट शुड बी नो मी। हम क्या करते हैं कि हम जानते नहीं है अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है और आप मुझे सिखाएंगे। और नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपको जब आप कभी लोन लेने जाते हैं, कोई बड़ा सैंक्शन आपका लोन का होता है, तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। छोटे मोटे लोन में तो आप खुद भी बना के दे दें तो चल जाता है, लेकिन अगर बड़ी व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं और आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जब लोन लेने की जरूरत होती है, तो ये फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, जब ये सर्टिफाई कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड करके यानी स्टैम्प सिग्नेचर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको देते हैं और वो वैलिड होता है। सबसे पहले आप एक्सेल खोल लेना, ऊपर देखो नेटवर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद जिस भी बंदे का नेटवर्थ आप बना रहे हो कि उस बंदे का क्या वर्थ है, उसका नाम दे दो, उसका एड्रेस दे दो, उसका डेट ऑफ बर्थ दे दो आप, उसके बाद पैन नंबर उस बंदे का, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद याद रखना हर एक आदमी की लाइफ में, या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपके पास दो चीज होती है लाइफ में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, धन आपका, और लायबिलिटीज का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दायित्व आपके क्या है, किसी का लिए हैं आप तो उसे देना है, ये लायबिलिटी है। जिम्मेदारियां जिसे हम कहते हैं सीधी भाषा में, तो ये आपका होता है। लायबिलिटीज और एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। सेम एज वेल एज लायबिलिटीज भी होता है दो तरह का, करेंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज। आपको हम पहले करेंट एसेट्स के बारे में जानते हैं। जब भी नेटवर्थ बनाना, अब ना कोई आदमी ये मत कह देना आप कि ये फॉर्मेट मुझे दे दो सर, मैं आपको आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, तो आप खुद बनाओ फॉर्मेट, कोई इशू नहीं है। एक्सेल का लेना, एक्सेल सब लोगों को आता ही होगा, छोटी मोटी चीज ये बहुत, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूलाज का यूज नहीं किया गया है जो ये ज्यादा हार्ड होगा, इजी है स्टेप बाय स्टेप करना। तो मैं पहले क्या किया, करेंट एसेट लिया, आप चाहो तो फिक्स्ड एसेट पहले ले लेना, कोई इशू नहीं है। करेंट एसेट में सबसे पहला जो चीज है ना, जो नॉर्मल चीज है लोगों के लिए, वो है कैश। आपके पास कैश कितना है आपके घर में, आपके जेब में कैश। कैश का मतलब है कि वैसी संपत्ति जो इमीडिएट रेडी टू यूज है, उसको कैश, नगद। आपके पास कैश कितना है वो अमाउंट डाल दो। उसके बाद आप अपने सारे बैंक का बैलेंस लेना, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, सारे बैंक का बैलेंस आप ले लेना। जिस डेट में आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, सर्टिफाइड कर रहे हो, उस डेट का बैंक स्टेटमेंट मंगवाना, और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा स्टेटमेंट में, वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना है। यस बैंक है, एसबीआई है, कैनरा है, एक्सिस है, पीएनबी है, यूनियन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी बैंक है उस सब का क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे नोट कर देना। उसके बाद लोन आपने किसी को दिया है, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी आपकी संपत्ति है, एसेट्स है, यानी इट विल बी रिटर्न। अगर आपने किसी को लोन दिया है ना, तो वो आपको लौटाएगा, तो वो आपकी संपत्ति है। उसके बारे में लिख लो, किस किस को लोन दियो। मिस्टर ए बी को मैंने दिया 10,000, मिस्टर बी सी को दिया 9,700 रुपए,
CD को दिया 10,000 और EF को दिया 1,50,000। इसको आप नोट कर लो। करेंट एसेट का टोटल पार्ट हो गया। अब इसमें कोई आइटम हो ना तो खुद से यहाँ पे ऐड कर लेना। एक लाइन या तो यहाँ पे ऐसे करके कर देना, या आपको शिफ्ट करना, शिफ्ट कंट्रोल और प्लस आ गया, इंटर रो कर देना, ओके कर देना। देखो एक लाइन जुड़ गया। मैं इसको हटा देता हूं, आपके बताने के लिए किया। ये कर लोगे। अब ये सारी डिटेल इसमें दे देना, और कोई छूटा हो तो भी यहाँ पे दे देना। किसी का मान लो मिस्टर श्याम को आपने पैसा दिया, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप यहाँ मिस्टर श्याम लिख के 5 लाख रुपया लिख दो, जो उसको दिए हो और जो रिटर्नेबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट ऐसा एसेट होता है जो लंबा चलता है आपका, जिसकी लाइफ लंबी होती है, साल 2 साल से ज्यादा होती है जिसकी लाइफ, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जिसे बेचने में भी ना थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे आपका घर है, घर को बेचने में चाहोगे ना कि अभी बेच लें, तो नहीं बेच पाएगी, टाइम लग जाता है। फिक्स्ड एसेट इसकी लाइफ लंबी होती है, 50 साल, 100 साल, 70 साल, 80 साल, है ना। तो जो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपने घर ले रखा है, फ्लैट ले रखा है, उसकी क्या कीमत है, वो मार्केट वैल्यू यहाँ पे रख देना, ठीक है। अगर आपके पास लैंड आपने खरीदा है, परचेज किया है लैंड को, जमीन खरीदा है, तो उस जमीन का वैल्यू लिख देना। और भी कोई चीज है आपका फिक्स्ड एसेट में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख लेना। बहुत आसान है, खुद बना लोगे। इन्वेस्टमेंट, अब हर एक आदमी जब कमाता है ना, तो इन्वेस्टमेंट भी कुछ करता है। बच्चों की पढ़ाई है, बिटिया की शादी है, बहुत सारी चीजें होते हैं आपकी लाइफ में, जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो उस जिम्मेदारियों को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना एसेट्स की जरूरत होती है, और उस एसेट्स को आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना वो क्रिएट करती है। पैसा कमाए तो उसको इन्वेस्टमेंट भी करना सीखिए। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है इन्वेस्टमेंट पे, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। मान लो हमने एफडी किया, तो यस बैंक में हमने 14 लाख का एफडी कर दिया, कैनरा बैंक में आपने 7,59,154 रुपीज का किया, यूनियन बैंक में आपने 18,71,000 कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एसबीआई में, पीपीएफ में आपने 8 लाख रुपया कर दिया, एसआईपी आपने लाख रुपया कर दिया, म्यूचुअल फंड आपने 50,000 कर दिया। जो भी आपने किया है ना, उस डेट का, जिस दिन नेटवर्थ बना रहे हो, उस दिन का स्टेटमेंट जरूर लेना। यस बैंक है, मान लो कि एफडी उसमें है 14 लाख रुपए का, ठीक है। तो 14 लाख के रुपए के क्या करोगे। अब कहोगे ये स्टेटमेंट कहां से लाऊंगा, तो आपको क्या करना है, जो एफडी जिस टाइम आप करते हो, उस समय आपको एक लेटर मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, बॉन्ड पेपर मिल जाता है आपको। उस बॉन्ड में देखना कि आपका एफडी कितने का है। इस यहाँ पे इंटरेस्ट पार्ट चाहो तो ले सकते हो। अगर 14 लाख पे मान लो 1,50,000 या 1 लाख रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो ऑन मैच्योरिटी डेट मिलता है, तो वो करेंट वर्थ, नेटवर्थ आपका नहीं हुआ, है ना। बट आप एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट डाल सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। बट आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट में जरूरत नहीं पड़ती है, एफडी का जो अमाउंट है सिर्फ वो डाल दो, इट्स वैलिड, कोई इशू नहीं है। ठीक उसी तरह ये सारे बैंक का, पीपीएफ बैंक, पीपीएफ का भी आप एवरी मार्च के लास्ट में इंटरेस्ट उसमें जुड़ता है। तो अगर आप जनवरी में डाल रहे हो पीपीएफ का डिटेल नेटवर्थ सर्टिफिकेट में, और जनवरी में इंटरेस्ट नहीं लगा रहता है, तो जो पासबुक पे है ना अमाउंट, वही अमाउंट लेना, वही नेटवर्थ होता है। भले 30, देखो 31 मार्च को इंटरेस्ट डलता है आपके अकाउंट में, अगर 30 को बना रहे हो, तो एज पर लीगल और एक्चुअल अगर नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हो, तो आपको 30 को जो बनाओगे उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आप भी मत लेना, और एक दिन वेट कर सकते हैं तो दिस इज गुड, आप वहां पे एक दिन वेट करके इंटरेस्ट ले लेना, ठीक है। तो ये आपका मान लो मैं बना दिया आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट,
यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कोई शेयर वगैरह लिया है वो भी यहाँ आप डाल देना। ये जगह एक लाइन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। एक सेल एक रो मैंने छोड़ रखा है। आप भी जब नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाना तो फाइनल प्रिंट करने से पहले एक दो लाइन छोड़ के चलना, रोज छोड़ के चलना, कि कुछ याद आ जाए तो उसमें डाल लो। कोई स्टेटमेंट पेंडिंग रह गया तो इसमें डाल दो। फिर आपने मान लो LIC, आपको यहाँ पॉलिसी नंबर दे देना। 3, 4, 5, 6, 7, 10 जितने भी LIC हैं उसमें जो अमाउंट अब तक का जितना प्रीमियम है, इंटरेस्ट को भूल जाना, प्रीमियम जितना जमा किए हो ना वो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि प्रीमियम तो आना ही आना है। अगर सैलरी एम्प्लॉय हो, सैलरी पर्सन हो, तो आपका PF करता है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का पासबुक निकालना PF के पोर्टल से, और उसमें जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है पासबुक में बैलेंस, वो बैलेंस यहाँ पे आप लिख देना। उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ऑटोमोबाइल्स कुछ है तो वो डाल देना। इस तरह से सारे जितने मैंने ये लिख दिया है ना, ये सारे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 5-10 नाम ले लिया। आपको इसमें से और भी कोई नाम आपके घर में ऐसा चीज है तो उन सारी चीजों का यहाँ पे देना। ऑटोमोबाइल्स जैसे मैंने दे दिया, तो अगर आपको ना अलग अलग भी लिखना हो आपको, या होम फर्निशिंग्स में अलग अलग, मैंने एक जनरल दे दिया होम फर्निशिंग, तो आप इसके लिए क्या करना है, एक अलग पेज पे वर्किंग कर लेना और होम फर्निशिंग्स का टोटल यहाँ दे देना। मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए दे दिया, तो इस 5 लाख ना बाइफिक्रेशन अलग कर लेना, ठीक है। कोई ज्वेलरी एंड वगैरह है तो उसका अलग कर लेना यहाँ टोटल। अब यहाँ पे अगर एक एक ज्वेलरी का नाम, जैसे मान लो हार है, चेन है, रिंग है ना, तो और भी जितनी तरह की होती हैं ज्वेलरी, ब्रासलेट हैं, ठीक है। तो इन सब चीज का एक एक नाम लिख के यहाँ पे मत देना। अगर आपको नाम लिख के देना है तो एक वर्किंग बना लेना और उस वर्किंग पे देना और उसका टोटल फॉर्मूला यहाँ पे दे देना, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं एक दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया रिंग, रिंग की कीमत 500 रुपया, चलो 5,000 रुपया दे देते, 50,000 दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह मान लो जो भी है चेन है, चेन की कीमत मान लो 50,000 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या करना, इसका वर्किंग करके इसका टोटल रख लेना, ठीक है। और टोटल करने के बाद, इसका टोटल करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला दे देना। देखो ये है, मान लो ज्वेलरी का जैसे ये है, तो यहाँ करना प्लस या इक्वल टू का निशान, और यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आना और ये फॉर्मूला दे देना, ऑटोमेटिक ये अब यहाँ आ जाएगा। अब कोई भी चेंज करना नहीं, ये 1 लाख हो गया। अब यहाँ मान लो रिंग का वैल्यू मैं 60,000 कर दूं, तो मुझे यहाँ पे करना है, ये सीट ऑटोमेटिक आप देखें चेंज हो गया, 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना। कोई और भी अदर चीजें आपके घर में है, एसेट्स में, आपके प्रॉपर्टी में, और उनका वैल्यू आपको पता है, तो वो सारी चीजें यहाँ दे देना। अब ये टोटल कर लेना। टोटल एसेट्स मान लो मेरा हो गया है 1,16,62,962 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो, अब जैसे प्रॉपर्टी में भी अगर आप कहते हो कि जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स में हमने दिया होम, अब होम मैंने यहाँ 45 लाख दिया, तो यहाँ मैं, अगर मेरे पास 5 जगह होम है, मान लो दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, चेन्नई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, पुणे में है, तो सबका ना एक अलग, जैसे अभी मैं वर्किंग किया ना ज्वेलरी वाला, उसी तरह से सारी की प्रॉपर्टी का रेट लिख लेना और यहाँ पे सिर्फ होम में यहाँ टोटल दे देना फॉर्मूला लगा के, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले लिया है। फ्लैट का है तो फ्लैट का कोई जरूरी नहीं है एड्रेस यहाँ पे देना, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है एड्रेस सारा। एक अलग सीट बनाना, वर्किंग सीट, वर्किंग नोट का, उस पे सारा लिख लेना। नोएडा फ्लैट का कीमत 45 लाख, मुंबई फ्लैट का 50 लाख, ठीक है। कनॉट प्लेस में प्रॉपर्टी है
5 करोड़, इस तरह से बना लेना, ठीक है। मुंबई में है, मान लो अंधेरी में है, जहां भी है, जैसा प्लेस है उस जगह का नाम लिख के एड्रेस भी लिख लो कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपकी फैमिली का भी एक बैकग्राउंड बन जाएगा कि अगर वाई दी वे कुछ होता है तो फैमिली मेंबर्स आपके नेटवर्थ सर्टिफिकेट देख के जब ये जानेंगे कि मेरे इस बंदे की क्या वर्थ है, तो उन्हें फिर जिज्ञासा होगी, उनकी फिर इच्छा होगी, विश होगी कि ये प्रॉपर्टी है कहाँ पे, तो उसका ना वर्किंग नोट आप जरूर बना लेना और यहाँ पे फॉर्मूला से सारा अमाउंट दे देना। लैंड मान लो कि अगर आपने कहीं पे 40 लाख में लिख देता हूँ, ले लेता हूँ एग्जाम्पल, 40 लाख का लैंड कहीं पे है तो वो भी इसका दे देना, रजिस्ट्री में जो अमाउंट होगा ना वो इसमें दे देना, बाकी तो बढ़ता घटता रहेगा, है ना। तो ये आपका टोटल जो होगा ये एसेट का वैल्यू हो गया। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में हमने क्या किया, हमने ले लिया कि आपके हाउस होल्ड की क्या है, मेडिकल का क्या, ये सारी चीजें का ना यहाँ समरी देना, उसी तरह वर्किंग नोट करना, और जैसे मैं अभी बताया रिंग वाले में, इस वाले में, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना। और मैंने ये जितने अमाउंट लिया है एक फिगर ले लिया है, एज्यूमिंग फिगर है, आपको एक्चुअल फिगर डालनी है, ठीक है। मेडिकल का 50,000 है, लेकिन ये याद रखना ये पूरे साल का हो या जिस साल में नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो 1 अप्रैल से उस टाइम तक का ले लेना, ठीक है। जैसे बैंक बैलेंस, जैसे कि कैश इन हैंड, ये सब चीज साल का हो जाता है ना। करेंट वैल्यू जो उसका है वो ले लेना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आपका पूरे रहता है, वो आप ले लोगे उस समय का जो पेपर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेटवर्थ सर्टिफिकेट हमेशा चेंज होता है, हर साल आपको चेंज हो जाएगा, हर 6 महीने में चेंज होगा, हर 5 महीने में चेंज होगा। उसमें चेंज क्या होगा, अगर फिक्स्ड एसेट आपने कोई सेल कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बैंक बैलेंस आपके चेंज होंगे, कैश में चेंज होंगे। कैश आज 50 रुपया है, कल 100 रुपया हो सकता है, कल 20 रुपया हो सकता है। बैंक बैलेंस आज 50 लाख है, कल 25 लाख जा सकता है या 75 लाख हो सकता है। तो ये चीजें बदलती हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट में, ना कि सब चीज बदलेंगे, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। मेडिकल का एक्सपेंस मैंने 50,000 दिया, हो सकता है कि आपका मेडिकल का एक्सपेंस 75,000 है, आप उस 75,000 के लिए आप बाइफिक्रेट कर लो, स्पाउस पे कितना खर्चा हो रहा है, आपके बच्चे पे कितना है, पेरेंट्स हैं ओल्ड हैं उनके लिए क्या है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड का बिल आपका हर महीने में आ जाता है, आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जब अकाउंट खोलते हो तो आप में होता है ना अनबिल्ड ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपको पता है कि ये पेमेंट बिल बन के आने वाला है 25,000 का, 30,000 का, 80,000 का, वो अमाउंट अब आप क्या करना, क्रेडिट कार्ड का मैं यहाँ दे दिया, अगर आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, या एक समरी भी दे सकते हो जैसे मैंने दे दिया, या आप दे दो यस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड में कितना पेबल आपका है वो सारे डिटेल आप यहाँ पे दे दो। कोई डिपार्टमेंट स्टोर कार्ड है आपका, बिग बाजार में आप जाते हो ना तो वो एक कार्ड दे देता है, उसको देख लो क्या है जिम्मेदारी, उस पर कितना पेमेंट, आपने कितना सामान खरीद लिया, कितना पेबल बचा हुआ है, उसके यहाँ पे लिख दो। कोई भी टैक्सेस है, कोई लीगल चीजें हैं, या और कोई भी अदर चीजें हैं जो मैंने नहीं दिया, या आपको लगता है कि उसका नाम देना जरूरी नहीं है, तो समरी यहाँ पे दे देना। वर्किंग नोट अपने पास जरूर रखना कि अगर बैंकर या इनकम टैक्स आपसे पूछता है या कभी जरूरत पड़ी तो आप उसे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉर्गेज में, आपने 20 लाख का मॉर्गेज दे रखा है घर पे, वो लाइबिलिटी आपकी है, आपने जमीन पे ले रखा वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको यहाँ पे दिखाना। कई बार गोल्ड ज्वेलरी को आप क्या करते हो, आप ज्वेलरी को भी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मान लो कि आपने गोल्ड को भी, आपके घर में गोल्ड था आप उसे मॉर्गेज कर दिया, मान लीजिए मैंने क्या किया 5 लाख में रख दिया अपना, ठीक है, तो यहाँ 5 लाख रुपीज लिख देंगे। होता है गोल्ड स्मिथ के पास आप जाते हो, कहते हो कि भैया मेरा ये चेन है, आप या ये सारे 4 जेवर हैं, ज्वेलरी हैं, आप इसे रख लो, और उसके बदले में वो एक रकम देता है 6 महीने में भैया आप रकम दे देना और अपनी ज्वेलरी ले जाना। तो ये मॉर्गेज जो रखे हो ना
उसका डिटेल देना, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, ये आपको पे करना है और तभी ये आपकी प्रॉपर्टी हो पाएगी। अगर अब लोन की बात हम करें तो लोन दो तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिया सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अगर आपका कोई लोन पेबल है, दूसरी एसेट्स में मैंने बताया था कि लोन आप किसी को दिए हो, तो लोन आपने किसी को दिए हो तो वो यहाँ लिख देना, और अगर आपने लोन लिए हो तो वो आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपका एसेट्स है, क्योंकि यहाँ पे वाली जो लोन है ये आपको रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटी है लोन का वो आपको पे करना है, दिस इज पेबल। तो अगर आपका कोई बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनसे कोई लोन है तो वो सारे लोन का डिटेल देना, अगर 4 बैंक से है तो चारों बैंक का डिटेल दे देना। ऑटोमोबाइल से कोई लोन है, बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं तो हमारी जो बीएमडब्ल्यू कार हमने खरीदा उसका जो लोन होगा वो भी हमें देना है ना, या हमने एक बाइक खरीदा यामाहा का, वो भी हमें देना है। हमने साइकिल एटलस का किया, एटलस की कंपनी बंद हो चुकी है गाजियाबाद वाली और गुड़गांव वाली भी, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, उस साइकिल का भी जो अगर लोन आपने किसी दुकान से खरीदे हो तो उसे मेंशन करो, देना है ना आपको। अब तो मोबाइल भी किस्त पे मिलता है, बड़े शहरों में जाओ हर चीज इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें ना यहाँ पे लिखता हूँ आपको, जितनी भी आपकी लोन्स हैं सिक्योर और अनसिक्योर, मैं यहाँ दोनों दे दिया, आप ऐसे भी दे सकते हो, अदरवाइज ना आप एक काम कर लेना, यहाँ सिक्योर लोन की सारी डिटेल, फिर नीचे अनसिक्योर लोन की सारी डिटेल, ठीक है ना, और इससे आपका ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आपकी टोटल लाइबिलिटीज हमारा, जैसे देखो कि 31,40,000 आ गया टोटल लाइबिलिटीज, और एसेट हमारे पास है 1,56,62,962, यानी 1,56,62,962, और लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर 31,40,000। तो अब जो लाइबिलिटीज है और ये जो हमारी संपत्ति है इसको क्या करोगे, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि आपकी जो संपत्ति है उससे कर्ज जिसका लिए हो उसको कर्ज देने के बाद जो बचा वही आपकी हुई ना कैपेसिटी, वही आपकी नेटवर्थ हुई। तो ये एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटीज करने के बाद जो आपका वर्थ आता है वो आता है 1,25,22,962, 1,25,22,962, यानी कि आपकी नेट वर्थ 1,56,00,000 नहीं है, आपके ऊपर लाइबिलिटी भी है 31,40,000 का, आप लाइबिलिटीज को लेस कर दोगे एसेट्स में और तब जो बचा 1,25,00,000, दिस इज योर नेट वर्थ, और ये हो गया नेट वर्थ सर्टिफिकेट। कितना आसान है, इजी है बनाना, और उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प लगाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना स्टाम्प लगाएंगे, अपना मेंबरशिप नंबर लिखेंगे और आपको ये सर्टिफिकेट अपने लेटर हेड पे निकाल के दे दे। और अगर छोटा मोटा कुछ है तो अगर कोई मानता है तो खुद भी इसी तरह से बनाना। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, सम देखो आप टोटल कर रखा है, यहाँ पे भी हमने टोटल कर रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, C माइनस ई, C56 माइनस E56, इसमें इसको लेस कर दिया, जो बचा दिस इज माई नेट वर्थ। तो नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनाना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, आप नहीं सीखे बल्कि मैं सीखा हूँ आपसे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले जो नहीं बनाए या जिनको लगता है वही नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना बुक मेंटेन करते हो ना, उस बुक से सारी चीजें देख लो, सब चीज वहां पे है, लेकिन बुक्स अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं कि लॉकडाउन में हम मस्ती में घूम रहे हैं, फरवरी के बाद कोई एंट्री ही नहीं बुक में, और आज के डेट में अगर मैं नेट वर्थ सर्टिफिकेट बनाऊं तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग, पूरा सर्टिफिकेट गलत हो जाएगा, नेट वर्थ आपका पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।